चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्लास हम लोग का टॉपिक होगा विश्व इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में विश्व इतिहास का एक अहम रोल होता है। जाके कभी भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे, दो क्वेश्चन सीओ रहेगा। चाहे जस्ट पिछला भी बिहार पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, चाहे इससे पिछला देखिए चाहे उससे पिछला देखिए, दो क्वेश्चन बिहार पुलिस में विश्व इतिहास का सीओर है। और लुसेंट में दिया है लगभग, मान के चलिए 7 गो 8 गो पन्ना दिया होगा टोटल, और उतना से बाहर नहीं जाएगा, इस बात का गारंटी है। और अगर यदि बाहर गया तो कोई के मटेरियल में नहीं होगा या नहीं बनेगा, इसका भी गारंटी है। बाहर गया अगर लुसेंट के विश्व इतिहास तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आप श्योर रहिए। अब मटेरियल में नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के जस्ट बाद मटेरियल में क्वेश्चन छप जाएगा। आप श्योर रहिए। बिहार पुलिस के लिए हम लोग विश्व इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। विश्व इतिहास आप बैच में समझ में आ गया होगी क्या क्या मिलने वाले। ऑनलाइन वाले भी सुन ले। इसमें हम लोग लुसेंट डिस्क्रिप्टिव देंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन डेली देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा जो मेरे अकॉर्डिंग होगा, जो कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हो। वो 0 लेवल से शुरू होगा और अपर लेवल तक रहेगा, माने लेवल उसका टफ भी हो सकता है। हर तरह का क्वेश्चन उसमें देंगे। सिर्फ पॉलिटी का क्वेश्चन आपको 800 प्लस क्वेश्चन देंगे, और पॉलिटी 800 प्लस प्लस पॉलिटी लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो यकीन मानिए आपका पॉलिटी ठीक हो जाएगा। जो वहां पर ज्यादा पकड़ बनाइए, जो एकदम बिल्कुल आसान टाइप का लगता है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पॉलिटी लगभग सबको समझ में आता है, गलत नहीं होना चाहिए। आधुनिक भारत गलत नहीं होना चाहिए, विश्व इतिहास गलत नहीं होना चाहिए, साइंस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जहां इंडियन ज्योग्राफी गलत नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आपको लगता है कि ठीक ठाक वाला है उसको थोड़ा बढ़िया से फोकस कर लीजिए, और जो नहीं जानते उसको रेटिंग मारिए बढ़िए, रेटिंग मारिए बढ़िए, रेटिंग मारिए बढ़िए। 4 बार 5 बार 6 बार करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ठीक हो जाएगा। तो देने वाले ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन डेली और डिस्क्रिप्टिव लुसेंट, जो आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। सारा अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पेट की सवाल है। सारा अगर अवेलेबल करा देंगे तो एप्लीकेशन पर कोई परचेज नहीं करेंगे। एप्लीकेशन पर इसके लिए चार्ज आपको लगेगा। स्टडी पॉइंट पटना इंस्टॉल करना होगा। पेड कोर्स में जाकर मात्र 99 रुपये में बिहार पुलिस स्पेशल 19,838 पद के लिए जो होगा अवेलेबल होगा, तो वहां पर आपको 99 रुपये पेड करना होगा। बाकी यूट्यूब पर कुछ कुछ मिलेगा, सिर्फ नहीं कहते कि प्रचार लुभावन, वही मिलेगा यूट्यूब पर। अभी लाइव है हम लोग यूट्यूब पर भी। तो ऑनलाइन में सेट प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो सेट प्रैक्टिस का दें। सेट प्रैक्टिस आज को आपको शुरू होने वाला है 12 से 2 बजे तक। अभी 10 से 12 आपका बैच है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होगा, और इसी में करंट अफेयर्स भी होगा। तो तीनों चीज आप 90 दिन तक मेरे साथ जुड़ेंगे। 2 घंटा से आप छुट्टी लेकर आएंगे घर से, नाश्ता उस्ता कुछ करके आएंगे। 90 दिन तक 2 घंटा हमारे साथ रहिए। यकीन मानिए आज पहला क्लास में वीडियो बना है, और उस दिन भी वीडियो बनाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। पिछला 67 अगर रिजल्ट था, तो इस बार मेरा टारगेट है कि 111 से 121 कैंडिडेट का रिजल्ट होना चाहिए। अब आप इसके मेरे बदौलत रिजल्ट नहीं, आप अपने बदौलत। हम सिर्फ आपको कोशिश करेंगे कुछ मोटिवेट करने का, कुछ बताने का। पढ़ना आप ही को है, चाहे जितना भी पढ़िए पढ़ना आप ही को है। नहीं कहते हैं कि कितना भी मैंने न राही से निकलेगा न राहगुजर से निकलेगा, वतन की रेह रगड़ने देड़ियां यहीं पे, उम्मीद है खजाना यहीं से निकलेगा। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने से नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं होने वाला। तो कोशिश करेंगे कि आप खुद से मेहनत करें और मेहनत करके नौकरी ले सके। तो एक थोड़ा सा पथ प्रदर्शक के काम पर खाली हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व इतिहास है ना, पुनर्जागरण हेडिंग होगा। मोबाइल लीजिए लड़का। पुनर्जागरण हेडिंग होगा, है ना। पुनर्जागरण कहिए चाहे प्रबोधन कहिए, पुनर्जागरण कहिए चाहे प्रबोधन कहिए, पुनर्जागरण या प्रबोधन। जैसे मान के चलिए हुआ है क्या ना, अभी आप क्लास कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि बिहार पुलिस बनना है, शौक है आपका कि वर्दी पहनना है। हर किसी का शौक नहीं होता है वर्दी, क्योंकि हर किसी का शौक भी नहीं होता कि जवानी बर्बाद करे पुलिस बन के। श्योर है तो पुलिस बन जाएंगे तो आप पूरा जवानी तक तो पुलिस में आप ड्यूटी करेंगे। तो हर किसी का शौक नहीं होता। तो अगर आपका शौक है तो अभी आपका उद्देश्य है। लेकिन पहले जो मानव था उसका कुछ उद्देश्य नहीं था शुरू में, बस खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो था। खाओ पियो मौज करो, उसके अलावा कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण माने कि प्रबोधन हुआ कि भाई आप आदमी हैं, मानव हैं, आप कुछ कल्याण करके जाइए।
जैसे आप जैसा प्राकृतिक है उसको प्रकृति को प्राकृतिक तौर पर छोड़ के जाइए। प्रकृति को ही मत समझिए कि आपको आभार में मिला है, खैरात में मिला है, समझिए कि उधार में मिला है, और जैसा मिला वैसा लौटा के जाना है। पेड़ पौधा जंगल की कटाई नदी सब तालाब बंद करके आप वो विकास नहीं करिए, आप ऐसा विकास करिए कि भविष्य आपसे खुश रहे, कि आप समझिए कि उधार में लिया, उधार में दिया हुआ चीज लौटाना पड़ता है। तो आप आए धरती पर, उधार में मिला यूज करिए प्रकृति का, उसका शोषण और दोहन मत करिए। ये प्रबोधन से उत्पन्न हुआ कि आभार आभार ना समझ के उधार समझ के छोड़िए, उधार वाला चीज लौटा के जाना पड़ता है। लौटा के जाएंगे तो आपके जो भविष्य आएंगे, जनरेशन आएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। प्रबोधन मेन उद्देश्य इसी पॉइंट पर चला, प्रबोधन का, पुनर्जागरण का। आप कुछ खोज करने का प्रयास करिए, आविष्कार करने का प्रयास करिए, आप अन्वेषक बनिए, ताकि भविष्य आप पर जो है कि गर्व करे, जनरेशन ठीक रहे। तो वहीं से वही जो घटना है सब पुनर्जागरण कहलाया। पुनर्जागरण का मतलब नहीं कि 10 बजे रात में सोए, 2 बजे रात के दोबारा उठ गए। पुनर्जागरण का मतलब नहीं, पुनर्जागरण का मतलब आपके अंदर प्रबोधन आया, जागृति आया कि हमें कुछ करके जाना है। उसी समय से खोज होना, आविष्कार होना शुरुआत हो गया। पक्की रोड, पक्की सड़कें खोजा जाने लगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हो गया, गुरुत्वाकर्षण का खोज होने लगा, तरह तरह के तमाम गतिविधियां का आविष्कार होने लगा, साइंस की ओर लोग आगे बढ़ने लगे, खोज आविष्कार तमाम होने लगा। अगर पुनर्जागरण प्रबोधन नहीं होता तो शायद मानव वैसे ही बिताता, क्योंकि मानव सबसे पहले पता होगा कि छुछुंदर था, छुछुंदर से फिर बंदर बना, बंदर में कई गो जनरेशन काटा, गुरिल्ला, कप्पी, चिंपांजी, तब मानुष बना, मानुष से मनुष्य बना। मनुष्य देख रहे कितना डेवलपमेंट कर रहा, धीरे धीरे मंगल पर जाने की प्लानिंग कर रहा, अंतरिक्ष से जाके लौट जा रहा, अब यमराज को कुर्सी खाली करवाने के चक्कर में है। तो समझ सकते इतना विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो प्रबोधन शुरुआत अवस्था है, स्टेज है ना, पुनर्जागरण, उसी का हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। पुनर्जागरण का मतलब समझ में आया? अब क्या उसमें क्वेश्चन ऐसे देखते चलिए। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ। देश पूछेगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ है? इटली से। इटली का एक जगह है फ्लोरेंस नगर। जैसे कहता कि पुनर्जागरण का प्रारंभ भारत में हुआ, भारत के पटना में हुआ, तो समझ रहे हैं कि भारत देश है, पटना एक जगह है, शहर है। उसी प्रकार से पुनर्जागरण का जो प्रारंभ माना जाता है इटली में। इटली में कहा? तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? बोलते चलना, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली में। इटली में कहाँ हुआ? पॉइंट क्लियर है एकदम। अब देखिए, पुनर्जागरण जो शुरुआत किए हैं इटली के महान कवि दांते को जाता है। पुनर्जागरण का जो जनक है वो दांते हैं। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, दांते कहां से संबंधित, किस देश से संबंधित पुस्तक है? सॉरी, दांते किस देश से संबंधित लेखक हैं, कवि हैं? इटली। क्लियर है? तो पुनर्जागरण के महान कवि दांते, पुनर्जागरण के महान कवि कौन है? जो कहां के थे? इटली के। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्हीं को आगे आगे माने जनक ही, अग्रदूत है ना, माना जाता है। दांते का जन्म कहां हुआ था? फ्लोरेंस नगर में। उतना बड़ा आदमी पॉपुलर है, इसलिए जरूरी है कि दांते का जन्म कहां हुआ था? फ्लोरेंस नगर। ये पॉइंट अगला छोड़ देना, डायरेक्ट यहां से उठाना है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दांते। और इसी पुस्तक में दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। कौन सा पुस्तक में? डिवाइन कॉमेडी। स्वर्ग और नर्क, सामान्यतः आपको अगर कोई पूछे कि अच्छा काम करेंगे तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क। अब बुरा काम करेंगे तो? जनरली सब कोई समझ जाते हैं। तो दांते डिवाइन कॉमेडी में क्या कहा, देखा कि एक व्यक्ति है जिसका मृत्यु हुआ तो वहां जैसे ही पहुंचा, यानी मानव लोक छोड़ करके मृत्यु लोक की ओर जैसे पहुंचा, तो मृत्यु लोक में एक तरफ बिल्डिंग बना हुआ था स्वर्ग का, एक तरफ नर्क का। अब बीच में इस जगह बॉर्डर था। जब मृत्यु हुआ गया हो तो हुआ कि भाई किस कौन सा स्वर्ग है कौन नर्क है इसको कुछ पता ही नहीं है। यमराज इसको ऑफर किए कि भाई जिसमें रहना चाहे आप रह सकते हैं। इसको लगा कि हम रहें तो किस में रहें। यमराज इस पर प्रसन्न हुए, कहे कि चलो कोई बात नहीं, तुमको हम बता देते कि कौन क्या कैसा। एक तरफ स्वर्ग एक तरफ नर्क है, लेकिन दोनों तरफ समान डेकोरेशन एकदम लगा हुआ, सजा धजा है। पहले नर्क की ओर यात्रा पर गए, नर्क वाला बिल्डिंग में गए, तो नर्क वाला बिल्डिंग में जैसे गया तो वहां लंच का घंटी बजाए, यमराज बजाए, नर्क का घंटी बजा
लंच का, तो सारे लोग उसमें दौड़ते दौड़ते आ गए खाना खाने के लिए, और 56 प्रकार का भोग है। जब जिसका मृत्यु हुआ था देखा, कहा करे बाट बाट इतना वैरायटी है खाने के लिए है। शुरुआत में मन में ये हुआ, जिज्ञासा हुआ कि हेला में रहना सही होगा। 56 प्रकार के भोग मिला, सब आया, घंटी बजा, दौड़ते दौड़ते आया, मतलब कि सबके हाथ में बांधल तो बड़े बड़े छोलनी कलछुल। मान के चलिए आपको बांस के फट्टा यहाँ से यहाँ बांध दीजिए तो मुड़ाएगा जी। बड़े बड़े कलछुल बांधल था, सब कोई लगाया, इसे फेंक रहा, पनीर चिल्ली ऊपरे मुंह फाड़ रहा, इन्हें चल जा रहा, पुलाव किसी के कोई में चल जा रहा, अपने में झगड़ा उगड़ा कर लिया सब। और ओकर बाद जो है से कि लंच का टाइम समाप्त हुआ, सब एकदम कुपोषण का शिकार हुआ, पतला पतला लोग चला गया। अब देख देख के लग गया, पेट भरा किसी का नहीं। कहा कोई बात नहीं, बगल वाला में आया, कहा कि देखो इस स्वर्ग है, ओकरो में बड़े बड़े कलचुल बानल है, घंटी बजा लंच का, सब आया एकदम दौड़े दौड़े आया, पनीर चिल्ली उठाया, ये उसको खिलाने लगा, वो इसको खिलाने लगा, उसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया, दोनों बैठ गया आराम से। लंच के पूरा वाला घंटी बजेगा ना ओवर का, तब जाएंगे। कहा कि देखो ये है स्वर्ग, सहयोग का भावना है, स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर झगड़ा झंझट करके मारपीट करके खराब कर्म करके आ रहे हैं तो ये वाला प्राप्त होगा। तो इसी का एक काल्पनिक यात्रा कराया है कौन? डिवाइन कॉमेडी में लिखा है, कौन लिखा? दांते। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना, माने पुनर्जागरण का जो भावना विकसित किया, डेवलप किया लोगों में, उसका श्रेय देने वाले दूसरा कौन है व्यक्ति? पेट्रोक है। एक तो दांते हुआ कि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नर्क मिलेगा, दिखा दिया डिवाइन कॉमेडी में। तो लोग जो देखा, अब मान के चलिए जो इसमें जो किताबुआ पढ़ेगा वो अच्छा कर्म करना चाहेगा कि हमको स्वर्ग वाला जगह मिले, नर्क वाला जगह नहीं मिले। तो एक तो समाज में पुनर्जागरण उसके माध्यम से फैला, और दूसरा आदमी कौन पुनर्जागरण फैला रहा है? पेट्रोक फैला रहा है। पेट्रोक इटली के आदमी ये भी था, ये मानववाद का संस्थापक है, मानववाद का संस्थापक है। मानव मानव का सेवा करना चाहिए, मानव मानव का कल्याण करना चाहिए, है ना। तो मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रोक। चलिए आराम से पॉइंट आ जाइए। एक और देखिए, बोकेसियो व्यक्ति का नाम है, इसकी प्रसिद्ध रचना है डेकामेरोन। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, डेकामेरोन नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? डेकोसियो। इटली के पुनर्जागरण काल में इनका भी कुछ रोल रहा, लेकिन सब रोल वाला को उतना नहीं। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक दो का रोल रहा, बहुत का रोल रहा, लेकिन पॉपुलर सब कोई के देखते हैं। किसी को पुण्यतिथि किसी का नहीं याद रहता, किसी का जन्म तिथि, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भूलेबा नहीं करता है। जैसे कल 23 मार्च गुजरा, किसी को पुण्यतिथि भुला रहा है, लेकिन क्या बहुत ही सारे स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष में भाग लिए लिए ना। तो उसी प्रकार से बोकेसियो है, लेकिन जितना पॉपुलर इन लोग जैसे दांते हुआ, पेट्रोक हुआ, उतना पॉपुलर ये आदमी नहीं हुआ। तो फिर भी इसका पुस्तक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डेकामेरोन पुस्तक का रचना कौन किया है? डेकोसियो। डेकामेरोन पुस्तक में भी वही बात दिखा रहा है जो पुनर्जागरण काल के संबंधित लोगों में जागृति है ना। चलिए, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। डायरेक्ट उठाइए, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। इटली में हम लोग, इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ हो रहा है, ये सब आदमी कहाँ के पढ़ रहे हैं हम लोग? इटली का। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, द प्रिंस का रचना कौन किया? बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, द प्रिंस का रचना कौन किया। इतना पॉपुलर क्वेश्चन भी हो गया है ना। द प्रिंस का रचना कौन किया है? भारत का मैकियावेली कौन है? चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य को क्यों कहते हैं? क्योंकि चाणक्य एक पुस्तक लिखे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चाणक्य राजा का राजत्व का सिद्धांत दिए, साम दाम दंड भेद उसी में बताए हैं कि राजा को दूसरे पड़ोसी राजा के साथ पहले अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके मिलजुल के रहना चाहिए। अगर वो नहीं मिलने लायक है, शाम के बाद फिर दाम लगा लेके खरीद लेना चाहिए। पैसा नहीं आपके पास खरीदे भर तो दंड दे देना चाहिए, और अगर दंड दे भर शक्ति नहीं है तो भेद डाल देना चाहिए। साम दाम दंड भेद, राजा का ही सब गुण होना चाहिए। राजा का राजत्व सिद्धांत दे रहा अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य, वही द प्रिंस में वैसा ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कौन? मैकियावेली। कहा कि तो भारत के मैकियावेली है जी। कौन? चाणक्य। तो भारत का मैकियावेली चाणक्य है। क्लियर है? जो राज्य का एक नया चित्र प्रस्तुत करता है, राज्य का राजत्व का सिद्धांत दिया है द प्रिंस में मैकियावेली, और भारत में अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य दिए हैं। पॉइंट क्लियर है?
आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। जैसे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक का भी एक वसूल होता है, ऐसा नहीं कि राजनीति में कुछ हो जाए। अब अलग बात है कि लोग बेनिफिट के लिए भाई भाई की हत्या करवा करके मंत्री बन जाता है, तो विधायक बन जाता है, देखोइएगा। लेकिन राजनीति का भी एक उद्देश्य होता है, वसूल एक दर्शन है, फिलोसफी है। नहीं होता है कि राजनीति का धर्म है लेकिन धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीतिक धर्म हो सकता है लेकिन धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए। तो एक फिलोसफी दर्शन है, तो वही कह रहा है पहली बार राजनीति के बारे में राजनीतिक दर्शन के फिलोसफी कौन दिया है? मैकियावेली। क्लियर है? चलिए, पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों को कृतियों को मिलती है। माने पुनर्जागरण काल, इटली काल में जब शुरू हुआ पुनर्जागरण, तो उसका एक मूर्ति कला चित्रकला में उभार कर रख दिया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। वही कह रहा कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति करने का श्रेय किसको जाता है? 3 इटली के कलाकार हैं। कलाकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। और कौन? माइकल एंजेलो। और कौन? राफेल। एक लाइन में तो क्वेश्चन पूछ देगा, लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो कहाँ के? इनका संबंध ही पुनर्जागरण से है। उन लोग किताब लिख लिख के लोग में जागृति पैदा कर रहे हैं, ये लोग फोटो बना बना के, मूर्ति चित्रकला बना बना के जागृति ला रहा है। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। बहुमुखी माने अनेक क्षेत्र का इसको नॉलेज था। वो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सब कुछ। देख रहे हैं, ऑल इन वन टाइप का है, फटाफट इंग्लिश की तरह। लास्ट सपर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा, लास्ट सपर किसका कृति है? हाँ, लास्ट सपर किसका कृति है पूछ रहे हैं? लास्ट सपर किसका कृति है? और मोनालिसा किसका कृति है? ये दोनों चित्र में पुनर्जागरण के बारे में दिखाया, अभिव्यक्त किया है। लास्ट सपर किसका है? अरे भाई, ये दोनों है इसका, लियोनार्डो दा विंची का। लास्ट सपर किसका कृति है? मोनालिसा किसका कृति है? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ जाइए। जो हम टिक लगवा रहे हैं वो कल पूछेंगे आपसे। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार चित्रकार था। तो तीनों तो ही है भाई, माइकल एंजेलो भी, राफेल भी और लियोनार्डो दा विंची भी तो चित्रकारें हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर लियोनार्डो दा विंची के 2 पुस्तक है, मान 2 कृति जो पिक्चर बनाया। लास्ट सपर है, वो दूसरा मोनालिसा। लास्ट सपर और मोनालिसा। लास्ट जजमेंट हम नहीं कह रहे, लास्ट सपर और मोनालिसा किसका कृति है? लेकिन यहाँ देखिए मैटर फंसेगा। लास्ट जजमेंट दोनों किधर है ना? लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसका है? लास्ट सपर है लियोनार्डो दा विंची का, और लास्ट जजमेंट है, अच्छा, माइकल एंजेलो में जो है ना, ज जजमेंट है ना, तो जजमेंट जैसी है, ज वाला हो गया। ठीक है, लास्ट जजमेंट कह दिया, एंजेलो जो है, लेकिन लास्ट सपर है, ओकरा में जो है लियोनार्डो दा विंची, ओकरो में जो नहीं है। तो बिना ज वाला के साथ, और ज वाला के साथ। ठीक है, द फॉल ऑफ मैन किसका कृति है? माइकल एंजेलो का। और मोनालिसा, मोनालिसा किसका? और द लास्ट सपर किसका? और द लास्ट जजमेंट किसका? लास्ट जजमेंट किसका? द फॉल ऑफ मैन किसका? पॉइंट क्लियर है? आराम से पॉइंट आ जाइए। राफेल भी एक चित्रकार ही था। इसका सर्वश्रेष्ठ कृति एगो है जीसस क्राइस्टस की माता, मेडोना का चित्र। एक लाइन में कहेगा कि मेडोना का चित्र कौन बनाया है? राफेल। जीसस को जानते हैं? कौन धर्म से संबंधित? ईसाई धर्म। उन्हीं की माता, जीसस की माता मेडोना का फोटो बनाया है राफेल। यह इसका सबसे पॉपुलर है। तो इन लोगों को भी पुनर्जागरण काल में चित्रकला के माध्यम से जागृति लाया। कौन कौन लाया? राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। क्लियर है? किताब तीनों का जो कृति है वो याद रखिएगा जरूर। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता। कई सर जी इन लोग इतना पॉपुलर चित्र बनाए तब वो जनक नहीं। अब चित्रकला का जनक होना अब पॉपुलर चित्र बना देना डिफरेंट है ना। मुगल काल में चित्रकला का शुरुआत हुमायूं के समय हुआ, लेकिन चित्रकला का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था जहांगीर के समय।
इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो जनक कौन है? जियाटो। वही कह रहा पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता। जो पढ़ेंगे वही आराम से पॉइंट देख लिए। इंग्लैंड के लेखक है टॉमस मोर। जब एक जगह शुरुआत हुई इटली में ना, तो देखा देखी कई जगह अनुसरण होने लगा। शुरुआत में यूनान में ओलंपिक हुआ था, माने पर्व त्योहार के अवसर पर खेला जाता था। अब पूरा दुनिया ओलंपिक में हिस्सा लेने लगा ना। उसी प्रकार से शुरुआत स्टेज जो है इटली में हुआ पुनर्जागरण का, लेकिन देखा देखी पूरे दुनिया में पुनर्जागरण लोग को जागृति आने लगा, पॉपुलर होने लगा। पहले भारत में बर्थडे मनाते थे जी, देखा देखी ना, तो फिर देखा देखी देखिए। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, यूटोपिया पुस्तक का लेखक कौन है? टॉमस मूर। टॉमस मूर कहाँ के ही? कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। और टॉमस मूर जो है यूटोपिया पुस्तक में एक समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है ना। पहले समाज में से कोई मतलब था मानव के? आज यहाँ है, कल वहाँ, इस जंगल में खाया, उस जंगल में खाया, कभी यहाँ घुमन तो जीवन बिता रहा, खाया पिया मौज किया, काम खत्म। इसको कोई मतलब नहीं था कि पोता के लिए, बाल बच्चा के लिए कोई जमीन खरीद के जाना है, कोई मतलब नहीं था। आया गया ऐसे होता था। हाँ, पुनर्जागरण का ही देन है कि धीरे धीरे शुरुआत हुआ। अगला पॉइंट देखिए, मार्टिन लूथर जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। बाइबल कौन धर्म से संबंधित पुस्तक है? बाइबल कौन धर्म से? ईसाई। बाइबल कौन धर्म के पवित्र ग्रंथ है? ईसाई धर्म का। उसका फारसी में, उसका कह रहा कि बाइबल जर्मनी में अनुवाद कौन किया? मार्टिन लूथर। इसी को मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं। मार्टिन लूथर बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। रोमियो एंड जूलियट पुस्तक का नाम है, शेक्सपियर लिखा है। कहाँ के? रोमियो एंड जूलियट जैसे लैला मजनू, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, सब किसका लिखा हुआ? प्रेम कहानी है। जैसे भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को। क्योंकि भारत का शेक्सपियर कालिदास को इसीलिए कहते हैं कि भारत में संस्कृत के शब्दों पर कालिदास नचा कर रख दिया संस्कृत को। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम, कई पुस्तक लिखे, रघुवंशम। तो कालिदास का कई पुस्तक हो गया जो पॉपुलर हो गया, जो संस्कृत के शब्द पर संस्कृत को नचा कर रखे। शेक्सपियर अंग्रेजी के सब वर्ड पर अंग्रेजी को नचा कर रख दिया। और वहां अमर अमर बहुत पॉपुलर प्रेम प्रसंग लिखा। ये जो प्रेम प्रसंग है, रोमियो एंड जूलियट, लैला मजनू, एज यू लाइक इट, सब प्रेम प्रसंग है। कालिदास भी प्रेम प्रसंग लिखे, इसीलिए कहा कि तो भारत का शेक्सपियर है जी। कौन? कहा जाना चाहिए था शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास, लेकिन कह रहे हैं किसको? भारत का शेक्सपियर कह रहे कालिदास को। क्योंकि जो लिख रहा है कलमिया से, वो लिखे वाला इंग्लैंड के लेखक है। तो लिखे वाला जब इंग्लैंड के है तो पावर है मिले, तो है ना किसी के बारे में कुछ लिख दे रहा। पहले कालिदास आया होगा कि पहले शेक्सपियर आया होगा? कालिदास। तो कालिदास से कंपेयर न होना चाहिए था इसे, लेकिन इसको से कंपेयर करके लिख रहा, क्योंकि लिखे के पावर ओकरे पास था। 200 साल जो गुलाम करके रखा है, पावर दूसरा कोई देगा कभी? इसीलिए कंपेयर किया। ध्यान रखिए, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? ये सब प्रेम प्रसंग में बताया है कि लैला और मजनू की कहानी लिखा है शेक्सपियर, कि लैला जो है कि सदैव महलों में रही और मजनू रेगिस्तानों में घूमते रहा। लैला को सोफा मिला और मजनू को शीशा मिला, माने शीशा पर चलाया गया, बहुत यातनाएं दिया गया, भूखा रहा गया, नंगे बदन लेटाया गया, बहुत पीटा गया, तो तरह तरह की यातनाएं दिखाया गया। प्रेम कहानी की चर्चा किया शेक्सपियर भी और कालिदास भी। चलिए, इंग्लैंड के रोजर बेकन। रोजर बेकन कहाँ के हैं? आगे जो पढ़ेंगे वही खाली। इंग्लैंड के रोजर बेकन है नहीं, ये जरूरी है। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, ये कहाँ कौन था? वह टॉलमी कहा था। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, कौन कहा था? टॉलमी। बाद में इसका खंडन, खंडन मैंने काट दिया, कहा कि ना भाई पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है। कौन काटा? कोपरनिकस। समझ में आया बात? पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है कहा? टॉलमी। भारत भूगोल एक पुस्तक लिखा था टॉलमी, उसी में लिखा है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। बाद में इस सिद्धांत को काटा कोपरनिकस, पोलैंड वाला, कहा कि नहीं पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सबसे पहले पोलैंड निवासी कौन किया? कोपरनिकस किया। लेकिन कहा कौन था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है?
टॉलमी, भारत भूगोल पुस्तक में है ना। चलिए आगे आ जाइए। गैलीलियो कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो भी कहा कि हाँ भाई ठीक कर रहा तुम, कोपरनिकस तुम ठीक कर रहे हो, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। और वैसे समय से पॉपुलर हो गया कि सौरमंडल का केंद्र कौन है, सूर्य है। पहले ही सबसे लोगों को मतलब था, पुनर्जागरण हुआ तब नहीं सबसे मतलब हुआ। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर डायरेक्ट, एकरा में क्या देखना तो खाली ग्रह गति नियम दिया, बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। इस सूर्य के चारों ओर ई शेप में, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार सॉरी, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार, सूर्य के जो भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कौन शेप में, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार, कौन कहा है, केपलर। वही कहता है ग्रह गति नियम कौन दिया, केपलर। चलिए आगे आ जाइए। देख रहे पुनर्जागरण का कमाल। न्यूटन देखिए क्या करा, गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज कर दिया, जा खोज कर दिया, इतना बड़ा नियम, कौन, गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज कर दिया। भारत का न्यूटन किसको कहते हैं, वैक भारत का न्यूटन किसको कहते हैं, ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई एक प्रकृति का नियम है, जिसे समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। कौन कह रहा है, ब्रह्मगुप्त। इसीलिए भारत के न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। न्यूटन से कितना साल पहले कहा, लेकिन कोई इस पर ध्यान दिया नहीं, ध्यान दिया। अब है न्यूटन जो है से कि सेव के पेड़ के नीचे बैठल था, सेव नीचे गिर गया, कहा कि अरे भाई कोई ना कोई कारण है नीचे गिरा, उसको भी आदमी बरगलाने का कोशिश किया कि पागल है, खाए आदमी नीचे तो ऊपर जाएगा, कि सेव के नीचे बैठल कारण खोजने लगा कि सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो बरगला रहा है लोग कि खाए वाला नीचे है तो ऊपर से हो जाएगा कि नीचे आएगा। लेकिन न्यूटन एक नहीं सुना, कहा ना कोई नियम है, वो नियम कौन है, गुरुत्वाकर्षण। और उसे कई गुना पहले, कितना सदी पहले कह दिया ब्रह्मगुप्त, लेकिन लोग ध्यान ना दिए। ठीक है, हम लोग के जो कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र है, अगर वो हथियार के रिसर्च होके पता चल जाएगा कैसे बनता है, तो ओकरा से कोई परमाणु बन खातक है, यहीं से खाली कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सर चाहिए, लेके आ जाएगा, और घुमा के छोड़ देंगे, यहीं से जाके घूम के लेके आ ही जाएगा। रिसर्च करेगा तो ना पता चलेगा मतलब कि रिसर्च करने पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ब्रह्मगुप्त के बात पर ध्यान नहीं दिया लोग उतना, इसलिए पॉपुलर ना हुआ और न्यूटन पॉपुलर हो गया। आइए आगे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत कौन सदी में, पहले सर्वोपरि धर्म मानते थे, जो कह दिया वो कह दिया, चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन अब बहुत लोग साइंस के हिसाब से सोचने लगता है कि ना ऐसा कुछ बात नहीं है। पहले जो है मान लिया जाता था, अगर मकर ध्वज परछाई अगर देख नहीं होता कि अगर खीर खा लिए तो संतान जन्म ले, आम खिला दिए तो पुत्र रत्न को प्राप्ति हो गया। पहले के पुरानी कथा में सुनिएगा कि राजा रानी के जन्म संतान जन्म नहीं ले रहे थे, तो इसीलिए एगो महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी आम दे दिए, वो आम खाए तो 3 गो संतान प्राप्ति हुआ आज तो अब मानेगा लोग, तो ये धर्म में सुधार हुआ कि अब नहीं मान रहा है लोग कि ना ऐसा नहीं होता। तो अब के कहानी में कभी आएगा ही, आपके कहानी में ऐसा घटना नहीं आएगा, है ना। आपके कहानी में अगर संतान प्राप्ति है तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन, तब जाकर के संतान उत्पत्ति होगा, न तो नहीं होगा। देखिए यहाँ तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ, तो पुनर्जागरण से ही की सब शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ धर्म में भी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर है। माने यही सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत में कही कि योगदान ज्यादा दिया, और का ज्यादा देने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादा दिया इसीलिए मान लिया जाता है। बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था, पहले ही कथा नहीं, क्लियर। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक क्या, पुनर्जागरण, प्रबोधन। धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत कहां हुआ, इंग्लैंड में। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, उन्हें भी योगदान दिया है। अमेरिका का खोज कौन किया, कोलंबस, 1492 में, है ना।
कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज कर दिया। अब लोग क्या आविष्कार अभी देख रहे हैं, आखिर नहीं होता कि क्या पागल की तरह छोड़ते रह जाते चंद्रयान 2 तो चंद्रयान 3, कोई आदमी ना कह सकता है। लेकिन इसीलिए बहुत लोग कहता है कि क्या हो जाएगा चंद्रयान 2 उसी 3 से। लेकिन पुनर्जागरण का ही देन है कि अभी तक आदमी क्रमिक बढ़ने का प्रयास कर रहा है, कि आगे मंगल पर रहने का प्लानिंग बन रहा है। यही सब का शुरुआत में है ना, स्टार्टिंग मोमेंट थोड़ा सा से शुरू हुआ, लेकिन विकराल रूप ले लिया। पहले कहीं को पार्टिकुलर कोई एगो देश में हो रहा, अब सब देश में हो रहा। फलाना आविष्कार कर दिया तो प्लास्टिक का ब्लड आविष्कार कर दिया, है ना, तो आर्टिफिशियल चावल आविष्कार कर दिया, तो आर्टिफिशियल किडनी बना दिया, हृदय बना दिया, तब हो रहा है ना। आगे देख लीजिए। तो अमेरिका की खोज कोलंबस किया, कौन किया है? अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। खोज किया कोलंबस, अमेरिकी वेस्पुसी यात्री था, इटली के उसी के नाम पर पड़ा अमेरिका। प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया? मैगलन। मैगलन कहाँ का निवासी था? स्पेन के। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन किया। मैगलन कहाँ के? स्पेन के था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैगलन। पुनर्जागरण में देखिए हम लोग की क्या क्या हुआ, मोटा मोटी इसको पढ़ना है। ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी पढ़िएगा, और पढ़ के इसका घरे जाइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। आप लोग भी क्या करिए, घरे जाइएगा तो हेडिंग होगा एकदम विश्व इतिहास का पहले वाला पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से संबंधित 50, 60, 70 क्वेश्चन होगा, उसको बना लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलने के बाद ही क्लियर होता है लुसेंट में, ऑब्जेक्टिव में। फिर हम क्वेश्चन देवे करेंगे आपको, लेकिन आपको पुनर्जागरण अपने से जाके पढ़ लेना। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। जो आदमी भारत के स्वतंत्रता संग्राम कभी पढ़ा होगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ न कुछ जरूर ज्यादा समझ में आएगा, अपेक्षा करिए जो कभी नहीं पढ़े होंगे। स्वतंत्रता संग्राम माने अमेरिका पहले गुलाम था, कहा कि स्वतंत्रता संग्राम, हाँ बिना गुलाम के स्वतंत्रता के युद्ध चलेगा जी। एक समय की बात है कि ब्रिटेन के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने अमेरिका के कॉलोनी बनाया था। शुरू कॉलोनी बनाया, 10-20 घर बना करके वहीं पे ब्रिटेन से जाकर के लोग बसे और कॉलोनी बना दिए। अमेरिका के जो मूल लोग वहां थे, रेड इंडियन थे, इन्यूट थे, माने लोकल जनजाति लोग थे जो एकदम कम डेवलप थे, सबको कुछ बुझेबे नहीं करता था। तो ब्रिटेन के लोग कुछ जाकर वहां बस्ती बनाया, कॉलोनी बनाया। तो प्रारंभिक में अमेरिका नाम का जो है अभी देश है, वो ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था। कहिए क्या उससे पहले नहीं होता था? होता था, लेकिन उतना डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं था। कॉलोनी बनाया, तो कॉलोनी में अगर 10 घर रहेगा तो किराना दुकान चाहिए ना, कम से कम दुकान चाहिए। उन लोग के संसाधन बहुत तरह का चाहिए, तो ब्रिटेन से दुकान जाकर खोलते थे लोग। ब्रिटेन का आदमी जाकर वहां दुकान खोला और वहीं पे व्यापार कराया। 1 2 देखते देखते प्रॉफिट हुआ, जनसंख्या बढ़ते गया, खेती किसानी सब वहाँ एरिया बनते गया। वहां फिर कुछ वहीं उपज होने लगा धीरे धीरे। बहुत कुछ ब्रिटेन से नहीं ले जाता था, वहीं उपज करके वहीं पर बेचता था, वहीं काम चलता था। शुरुआत में सब कुछ ब्रिटेन से जा रहा था, सर्वा ब्रिटेन था वहां के लिए। बाद में धीरे धीरे दुकान से खोलते खोलते वहां जो जमीन जायदाद तो सब कहिए था, तो वहीं पर उपज करना, उत्पादन करना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ब्रिटेन से कनेक्टिविटी जो है कि कम होते गया। लेकिन शासित हो रहा किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि सर्वा ब्रिटेन है। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन से कनेक्शन अमेरिका का धीरे धीरे कम होते गया। जैसे मान के चलिए झारखंड, बिहार पहले के था तो सब कुछ एके में था, तो झारखंड माने बिहार। धीरे धीरे जब अलग हो गया तब सब कुछ अलग ना हो गया जी। तो पहले एक था, तो समझिए कि ब्रिटेन का ही बस्ती कॉलोनी था अमेरिका, तो देख रेख सब ब्रिटेन करता था। अब ब्रिटेन सप्तवर्षीय युद्ध लड़ गया फ्रांस से। 7 साल तक, 1756 से 1763 तक 7 साल तक युद्ध चला। तो कोई भी युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान के युद्ध होगा, तो मानते हैं कि पाकिस्तान पराजित होगा, लेकिन भारत को भी कुछ नुकसान तो जरूर होगा ना। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, नुकसान ब्रिटेन का बहुत हुआ। जब नुकसान हुआ तो वह नुकसान की भरपाई करे कहां से? जहां जहां ब्रिटेन का उपनिवेश था वहां पर टैक्स लगा दिया, स्टाम्प शुल्क लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति कुछ खरीद बिक्री करेगा तो स्टाम्प पेपर लिखित होगा, स्टाम्प पेपर पर, तो स्टाम्प पेपर लेने जाइएगा ना तो पैसा से मिलेगा। तो पैसा कहाँ जाएगा? फिर ब्रिटेन के पास। स्टाम्प एक लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कर वगैरह बढ़ा दिया, कि सब जितना भी ब्रिटेन का उपनिवेश था सब पर टैक्स बढ़ा दिया।
उसी में अमेरिका वाला सब कहा कि भाई जब अब आपका प्रतिनिधि है, आपका प्रतिनिधित्व तो अमेरिका में, आप ही का जब अमेरिका उपनिवेश है तो अपना से कोई टैक्स लेता है? आपका प्रतिनिधित्व है तो हम टैक्स नहीं देंगे, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। हमारा प्रतिनिधित्व अगर अमेरिका का नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देंगे। और जितना भी स्टाम्प एक्ट बढ़ा हुआ शुल्क टैक्स बढ़ाए हैं, कुछ मिले वो लाना है। ब्रिटेन का कैसे कैसे उपनिवेश हमारा है कि सारा प्रोडक्शन आप हमसे खरीदिए। अमेरिका को कह रहा है ब्रिटेन, और अमेरिका कह रहा है कि हम लोग उपज करेंगे और जो उपज नहीं होगा तो दूसरा से खरीदेंगे, बिना टैक्स के दे रहा है, कम सस्ता दर पर दे रहा है, फिर अमेरिका ब्रिटेन से क्यों खरीदेंगे? और ब्रिटेन वाला कह रहा है कि नहीं उपनिवेश हमारा है इसीलिए हमरे से खरीदना होगा। इसी में दोनों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा, मनमुटाव बढ़ने लगा। देखते देखते 1746 का घटना आया। 1746 ईस्वी घटना घटा। हुआ क्या मैटर कि अब ब्रिटेन वाला सब कोई चाय का पेटी लेकर के अटलांटिक महासागर की तरफ चल गया कि भाई जाओ अब अमेरिका में जाएगा, अमेरिका उपनिवेश हमरे है। और अमेरिका के व्यापारी पहले ही से मनमुटाव करके तैयार था। अटलांटिक महासागर के किनारे पहुंच गया, कहा कि आपका चाय नहीं जाएगा, हम दूसरा से चाय खरीदेंगे सस्ते दरों पर, न तो आपका तभी बेचेंगे जब उतना टैक्स नहीं देंगे, कम करेंगे। अब ब्रिटेन वाला कह रहा कि ना हम करवे करेंगे, बेच लेना ही होगा हमी से, और बढ़ा हुआ टैक्स से लेना होगा। अमेरिका के व्यापारी सब पर क्या किया कि चाय का पेटी पलट दिया अटलांटिक महासागर में। जब चाय का पेटी पलट दिया तो दोनों कहेगा कि ठीक है पलट दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे कहेगा कोई? फैटा फैटी मारा पेटी सब न हो जाएगा जी। काहे पलट दिया, काहे पलट दिया, फैटा पेटी सब होना। वहीं से शुरुआत हो गया अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। एगो अमेरिका के फेवर वाले लोग कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, आपका आप प्रतिनिधित्व अगर आपका है तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, एगो है कि जबरदस्ती हम लगावे करेंगे। दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ वही अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष कहलाया। और संघर्ष में अमेरिका जब जीत गया तो आजाद हुआ, तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया। बुझा गया मोटा मोटी? अब फटाक से एकदम टिक लगा लीजिए। अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य का नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। समझिए अमेरिका को उपनिवेश किसके शासनकाल में बनाया गया है? ब्रिटेन के जब सम्राट जेम्स प्रथम था उसी समय ब्रिटेन का उपनिवेश अमेरिका बना था, यही ना? जेम्स प्रथम का राजदूत भारत भी आया था भाई। जेम्स प्रथम का राजदूत हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय आया था, व्यापार करने के छूट प्राप्त करने के लिए है था ना। यहां कह रहा है कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य का नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया। क्लियर है बात? जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाला गया। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए, क्या कह रहा है इसे। अब बताइए जेम्स प्रथम के शासनकाल में क्या अमेरिका में उतना प्रभुत्व रहा होगा किसी का? अमेरिका सर्वसर्वा किसका रहा होगा? और उपनिवेश कॉलोनी किसका रहा होगा? ब्रिटेन का। और अमेरिका जब स्वतंत्रता आंदोलन होने लगा उस समय इंग्लैंड का शासनकाल कौन था? यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो तृतीय है और जब स्थापित हो रहा था उस समय जेम्स प्रथम था। कहाँ के शासक? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। अमेरिका जैसन ब्रिटेन के कई गो उपनिवेश था, खाली अमेरिका नहीं था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। क्या ब्रिटेन वाला यहां से गया रेड इंडियन? वहां के लोकल लोग थे रेड इंडियन, मूल निवासी रेड इंडियन ही वहां के लोग थे। हाँ कह सकते हैं। ब्रिटेन को श्वेत कहेंगे तो बाकी बच गया श्वेत। आगे अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला? 4 जुलाई 1776 को पूरा आजाद हो गया अमेरिका। अमेरिका जो आजाद हुआ किस आधार पर अमेरिका आजाद हुआ है? तो नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स के अधिकार पर, माने नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल सिद्धांत के आधार पर अमेरिका को स्वतंत्रता मिला। ये क्या है सर? तो कहा कि प्राकृतिक सबका है। अमेरिका जो प्राकृतिक है, अमेरिका का जो स्थल जमीन है, नदी झरने तालाब पेड़ पौधे हैं, नेचुरल राइट्स प्राकृतिक पर सबका अधिकार है। इसीलिए अमेरिका का जो भी संसाधन है इस सब एरिया में सब अमेरिका का अधिकार है, इसीलिए अमेरिका स्वतंत्र है। कैसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन का यहाँ के प्राकृतिक पर अधिकार है। नेचुरल राइट्स ब्रिटेन का खाली यहाँ नहीं है, नेचुरल राइट्स अमेरिका वासियों का यहाँ का है समझ में? तो नैसर्गिक अधिकार पर अधिकार आजाद हुआ माने अमेरिका। कुछ बातें नहीं समझ में आएगा, जैसे कि आवाज हुआ से भी कल लगता है कि क्या बोल रहे हैं कभी कभी, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, 2-4 दिन पर सुनते सुनते आदत लग जाएगा। अब मान के चलिए किसी कोई शुरू में एकदम बहुत खराब लगता है, देखते देखते बढ़िया लगने लगता है ना
आ गया ये, बड़ा हंस रहे हैं जी। हम लगता है बोले हैं, लगती है ना बोले हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध हेडिंग होगा। 1783 के पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया। अब बताइए अमेरिका में जो स्वतंत्रता युद्ध छिड़ा था समाप्त कब हो रहा है? आजाद कब हुआ अमेरिका? यानी उसके बाद तक तनी मनी चलते रहा होगा फुटपाथ, आजाद होने के बाद हो ना। इसी संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका 13 अंग्रेजी उपनिवेश को स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। इक्का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा 13 को कॉलोनी जो बसाया था, ब्रिटेन बसाया हुआ था, उसी को आज़ादी मिल गया। 13 को उपनिवेश, पहले कॉलोनी बस्ती बना, फिर उपनिवेश बन गया। उपनिवेश एक तरह से कहिए कि छोटा छोटा नगर टाइप का हो गया, है ना। तो स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया गया पेरिस संधि के तहत। ब्रिटेन मान लिया कि ठीक है आप लोग आजाद हैं, ठीक है। ये हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। आराम से पॉइंट देखिए। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुआ था। युद्ध में कोई हो क्षति होबे करेगा। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं भाई? ब्रिटेन के। 1756 से 63 तक युद्ध चलवे किया था। 1765 में 200 साल बाद, मान 2 साल बाद स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। स्टाम्प एक्ट क्या है? तो स्टाम्प एक्ट के तहत जितना भी अदालती हो कागज, चाहे गैर अदालती, सब के लिए कै रुपया जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। अब कै रुपया टैक्स लगा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन स्टाम्प एक्ट लाया 1765 में, और स्टाम्प एक्ट ला करके अदालती हो चाहे अखबारी हो सब कागज वगैरह पर टैक्स लगा दिया। कै रुपया लगाया जरूरी नहीं है। अब देखिए इतना ही नहीं, खाली कागजे पर टैक्स लगाता तो बात कुछ और था। ब्रिटेन की संसद ने सीसा, चाय, रोगन जैसे, रोगन माने कि रोजमर्रा के सामान, आटा चावल पर भी समझिए नहीं छोड़ा होगा, सब पर जीएसटी ले लिया। जीएसटी की तरह वो मान के चलिए, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी लगाया। माने रोजमर्रा की चीज पर भी टैक्स लगा दिया अमेरिका पर। कौन लगा दिया? ब्रिटेन। उपनिवेशवासियों ने, उपनिवेशवासियों माने कहाँ वाले? अमेरिका में जो ब्रिटेन को उपनिवेश, इन करों का व्यापक विरोध किया, कहा कि नहीं देंगे। जब आपका है अमेरिका तो फिर अपने से टैक्स लीजिएगा, इसलिए टैक्स मत लीजिए, ना तो प्रतिनिधि तो हमारा रहिए, हमारा मालिकाना दे दीजिए। सैमुअल एडम्स ने कहा कि प्रतिनिधि तो नहीं तो, क्वेश्चन पूछता है कौन कहा है? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था। 1756 से 1707 साल तक चला था। अब भारत में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारा पत्र पत्रिका लिखाया था कि नहीं लिखाया था? बहुत सारा पुस्तक भी लिखाया था। बंगाल गजट पहला प्रकाशन जेम्स हिकी किए थे, देखबे की होएगा। मराठा, गीता रहस्य, बहुत सारे पुस्तक, नवजीवन लगे लिखा है ना। उसी प्रकार से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब होने लगा तो 1776 में टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ। क्लियर है पॉइंट? तो वहां के लिए पॉपुलर हो गया। तो भाई उस समय का पॉपुलर एक आधो कम से कम जरूर जानना पड़ेगा आपको। टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ। यानी कॉमन सेंस का प्रकाशन कौन किया है? टॉमस पेन। जैसे बंगाल गजट के प्रकाशन जेम्स ही की, उसी प्रकार से कॉमन सेंस का प्रकाशन टॉमस पेन। और टॉमस पेन ने को राइट्स ऑफ मैन का रचना किया, वो पुस्तक भी लिख दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक का रचना कौन किया? टॉमस मैन। बहुत सारे भारत में भी किताब वगैरह लिखाते थे, तो टॉमस मैन क्या लिखे? द राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। नायक मैंने समझ रहे हैं, जैसे कैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वैसे वहां के मेन है ये, है ना, जो बाद में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बने। कौन? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीकरण था बोस्टन की चाय पार्टी। देख रहे हैं, मीटिंग हुआ डेट के साथ एकदम। कैसे कहता कि 10 मई 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, कहता है ना।
मेरठ से, वही बात है। बोस्टन जगह है, 16 दिसंबर 1773 को वहीं से शुरुआत हुआ। वह घटना जो चाय लेके जा रहा था कि बेचेंगे, और अमेरिका वालों कहा कि नहीं 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 भाई नहीं बेचना है, कि हम आपका बिना टैक्स के लेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, जबरदस्ती पलट दिया। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। अब तो बताइए 1773 में अंग्रेज लोग का भारत में प्रभुत्व होने लगा था कि नहीं होने लगा था? भाई 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तो 1773 आ गया। मुगलिया उगलिया सब अधीन हो गया था अंग्रेज के। कांग्रेस के, अंग्रेज के, मुगल लोग सब अधीन हो गए थे अंग्रेज के। 1765 के इलाहाबाद का पहला संधि साल हम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 में किया था रॉबर्ट क्लाइव, और कहा कि 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, और जितने आपका एरिया है सबका दीवान हम रहेंगे, सब पैसा हम वसूलेंगे। तो उस समय अंग्रेज का दबदबा भारत में भी हो गया था। चाहता तो अमेरिका को, देखा कि 1773 में एक बार सब पलट दिया, चाहे कि नहीं पियेंगे, आपका वाला नहीं बेचेंगे, भारत में भी शुरुआत हो सकता था। लेकिन भारत में इसको मजाक का घटना बना दिया लोग। ये चर्चा भी हुआ ना, ये चर्चा भी हुआ भारत में, तो दूसरा कॉमेडी टाइप का चर्चा हो गया। एक बात कि अमेरिका में लोग ब्रिटेन वाला चाय पीने गए चाय दुकान पर, कि ब्रिटेन वाला ज्यादा जानकार न रहते अंग्रेजी बोले वाला, कि अमेरिका वाले लोग को अंग्रेजी नहीं बोलने आता था। चाय दुकान पर गए, बोला कि प्लीज गिव मी 2 कप टी, कि हमारे लिए 2 कप टी चाय दीजिए। तो चाय बेचे वाला अमेरिकन अंग्रेजी नहीं आता था, पूरा चाय का गिलासे झोंक दिया मुंह पर, कहा कि तुम्हारी माई कप टी, भाई कप टी, सब कप टी, हम काहे कप टी। इसीलिए झगड़ा हुआ है, ये आजादी आजादी का झगड़ा ना है। अगर इसको बढ़िया से बढ़ा चढ़ा करके भारत में आर्टिकल में छपता और अगर लोग जागरूकता आता, तो उस समय भी आजादी का लड़ाई लड़ा जा सकता था, शुरू हो सकता था। और ऐसी बना दिए, छोड़ दिए लोग। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक कौन है? सैमुअल एडम। जैसे 1857 क्रांति शुरुआत कौन किया? मंगल पांडे। वो ना नायक है 1800 स्वतंत्रता संग्राम का। अब भाई 1857 के क्रांति का नायक कौन? मंगल पांडे। तो यहाँ नायक कौन? सैमुअल एडम। जैसे यहाँ शुरुआत हुआ 1857, वहां 1773 है। जितना पहले आजाद होगा उतना पहले के हिसाब से सिस्टम बढ़ेगा, बाद में आजाद होगा तो बाजे कम ना डेवलप करेगा जी। आगे आ जाइए। सब चीज जरूरी नहीं है। 1774 को फिलाडेल्फिया जगह, फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया और व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। धीरे धीरे पूरा एकदम निर्णय हो रहा है, तब न जाकर 1774 में पूरी तरह से आजाद होगा। फिलाडेल्फिया मीटिंग में क्या हुआ? तो बहुराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन का जो भी बनाया गया कानून था सबका विरोध किया गया और व्यापार का भी बहिष्कार किया गया कि हम आपका व्यापार ऊपर कुछ नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। 4 जुलाई 1776 को, ये जरूरी नहीं है, समझ गए कि आजाद हो गया है, वो आजाद पहले ही टिक लगा चुके हैं ना। अब देखिए आजाद हो गया अमेरिका, तो अमेरिका अब किसी का अधीन है? गुलाम है? 1776 के बाद गुलाम है जी? नहीं। इसका मतलब कि पहली प्रजातंत्र का स्थापना कहाँ हुआ? प्रजा का किसी का अधीन नहीं है, प्रजातंत्र हो गया, प्रजा का शासन हो गया। इसे आधुनिक गणतंत्र का जननी भी कहा जाता है। आधुनिक गणतंत्र का जननी देश कौन है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म उसको समान दृष्टि से देखने वाला। धर्मनिरपेक्ष मतलब जहां कोई भी राज्य का राजकीय धर्म नहीं हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। राज का स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। संसार में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में ही हुआ। सबसे पहले लिखित संविधान कौन देश में लागू हुआ? मतलब कि कहेगा संसार में सबसे पहले संविधान कहाँ बना तो ब्रिटेन कहिएगा, लेकिन लिखित कहेगा तो अमेरिका, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अभी भी अलिखित है। अलिखित है माने सर? हाँ अलिखित है। जिसका जैसे श्रीलंका में रावण राजा था, अयोध्या में राम राज था, राम जी राजा थे, तो क्या उन लोगों का संविधान लिखल उखल रहता था? पुरोहित के आधार पर डिसाइड होता था कि हमारे यहाँ चोरों को मृत्यु दंड दिया जाने का प्रावधान है। रावण नहीं कहता चिल्ला के हनुमान जी को, बगीचवा में कहता, इंद्रजीत कहता है।
बगीचवा में जब जाते हैं हनुमान जी तो इंद्रजीत कहता है कि तुमको नहीं पता कि हमारे यहाँ चोर को मृत्युदंड मिलता है, चोरों की भांति कि फल चुरा रहा है, तो ताकि अगर तुम्हारे यहाँ मृत्युदंड मिलना चाहे तो पहला जन्म तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए जो माता सीता को छल करके चोरी करके लाया है। तो इसका मतलब लिखित देख के बोल रहा है वो, पहला है मैंने अलिखित है, सब सिस्टम है लेकिन अलिखित है ना, कि हमको लगा कि चोर को तुम्हारे यहाँ पुरस्कार मिलता होगा इसीलिए फल चोरा है। आइए आगे। तो मैंने लिखित नहीं ना था, उसी प्रकार से ब्रिटेन में है लिखित। और पहली बार लिखित संविधान कौन बनाया? अब देखिए अमेरिका एक और बढ़िया काम कर, महिला को संपत्ति का अधिकार दिया, पहली बार महिला को भी संपत्ति का अधिकार दिया। हाँ अब है अधिकार, भारत में भी है। आ गई उत्तराधिकारी कानून भी बना अमेरिका में, न्याय संगत बनाया गया। माने उत्तराधिकारी ऐसा नहीं कि मन पहले उत्तराधिकारी जैसे सुनो देखे होइएगा कि बाबर के, हुमायूं के, अकबर के, ऐसे उत्तराधिकारी, लेकिन अमेरिका में उत्तराधिकारी को न्याय सम्मत बनाया गया, माने जो योग्य होगा वो बनेगा। ठीक है। अब महिला को भी उत्तराधिकारी में हिस्सा मिला, पहले महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, पहली बार अमेरिका ही संपत्ति में अधिकार दिया, उत्तराधिकारी में अधिकार दिया महिला को भी। कौन देश? आ गई। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मान्यता मिला। ये क्वेश्चन बीपीएससी का TRE 3 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट किताबवा पूछा था इसका, किताबवा लिखा कि लेखक कौन है। ठीक है, तो एक लाइन में कहेगा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कौन दिया है? कहीं शक्ति का पृथक्करण सर मतलब नहीं समझे। जैसे देखिए अभी अगर मान के चलिए एक स्कूल सरकारी है, सरकारी में अगर एक एक टीचर है तो वह प्रिंसिपल है, सब कुछ हुए, खेल मंत्री से लेके सफाई मंत्री, क्लास टीचर सब है, खिचड़ी हुए देख रहे, बिल्डिंग में हुए बनवा रहा है, तो केंद्रीकरण है एकदम, है ना। अब वह स्कूल में डिपार्टमेंट बटा गया, भवन बिल्डिंग कोई और बनवा रहे हैं, खिचड़ी कोई और देख रहे हैं, क्लास टीचर कोई और है, तो विकेंद्रीकरण हो गया ना विकेंद्रीकरण। ठीक उसी प्रकार से अगर न्याय डिपार्टमेंट में सब कुछ एक एक है, सब कुछ एक एक है तो एकीकरण है, अगर अलग अलग है तो उसी को क्या कहते हैं? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कहीं कि सर जैसे कोई मार के सिर फोड़ दिया, तो सिर फोड़ दिया तभी कर्मचारी के पास जाइएगा, थाना में जाइएगा ना जी, थाना में कोर्ट में जाइएगा। और जमीन का रसीद कट, अच्छा डॉक्टर के पास जाइएगा तो डिपार्टमेंट अलग ही ना जाइएगा, एक जगह जाइएगा। आपको जमीन का रसीद कटवाना है, डॉक्टर के पास जाइएगा। तो शक्ति अलग अलग पावर मिल गया, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को अलग पावर, न्याय को अलग पावर, सबको अलग अलग। तो शक्तियों का पृथक्करण हुआ, कार्यपालिका अलग हुआ, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग। तो पृथक्करण पावर अलग अलग ना, कानून बनाने के पावर मिल गया संसद को, न्याय करने के पावर मिल गया न्यायपालिका को, कानून चलवाने का पावर मिल गया कार्यपालिका को। तो पृथक्करण हुआ ना अलग अलग, पहले सब कुछ एक एक है। तो शक्तियों का पहली पृथक्करण की बात कौन कहा? एक किताब लिखा था द स्प्राइट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, किताब लिखा था कौन? मॉन्टेस्क्यू। ओकरे में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है? अमेरिका। अमेरिका। आगे आ जाइए। 1781 में उपनिवेश की सेना के सम्मुख समर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन है? ब्रिटेन का सेनापति है जो अमेरिका के उपनिवेश के सामने सरेंडर कर दिया। कब सरेंडर किया? 1781 में। सरेंडर नहीं करेगा भाई, उतना युद्ध हो रहा है तो मजबूरी हो गया। अमेरिका विश्व का पहला देश था जो मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकार का घोषणा किया। मौलिक अधिकार पहली बार कौन दिया? अमेरिका दिया। भारत में भी मौलिक अधिकार कहां से लिया होगा? देखिए जो पहली बार यहां हुआ इसका मतलब कि दुनिया इसका कॉपी किया, तब भारत भी इसका कॉपी किया है ना। मौलिक अधिकार पहले भारत में आया होगा कि पहले अमेरिका में? पहले दुनिया में पहली बार आया था, फिर आगे आ जाइए। अमेरिका में दासों के आयात पर 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया। पहले होता क्या था ना कि दास का खरीद बिक्री होता था, दास गुलाम। बाहुबली मूवी देखे होइएगा, भलाल देव कहता है कि भलाल देव के पिताजी कहते हैं कि इतना बड़े प्रतिमा खड़े करने के लिए 10-20 के बलि देना पड़े तो कोई बड़का बात नहीं है, क्योंकि दास है। चाबुक से मार रहा है कि खींचो खींचो, रस्सी से खींचो, मूर्ति खड़ा करो, दास है, गुलाम है। ना तो कहता कि नहीं खींचेंगे, जा। कटप्पा दास है। शिवगामी देवी कही है जाके बाहुबली के सर काट के लाने के लिए, रक्त लाने के लिए, दास तब न चल गया। दास जैसे कहेगा मालिक, आका वैसे करना पड़ता है।
तो अमेरिका में दास व्यवस्था था, दास को खरीद बिक्री किया जाता था। दास जो खरीद के आया उसको जो काम दे दिया अमेरिका वो काम करना पड़ता था, दास के जो काम कह दिया वो काम करना पड़ता था। तो दास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। कब से? भारत में भी दास व्यवस्था समाप्त हुआ है। याद करिए 1843 में एलन ब्रो के समय दास प्रथा उन्मूलन किया गया ना। अमेरिका में दास को अवैध, दास के जो खरीद बिक्री था वो अवैध घोषित कर दिया कि अब कोई खरीद बिक्री दास का नहीं होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बन गए। भाई पहला बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, भारत के राजेंद्र प्रसाद बने तो पॉपुलर हुए, तो ये हो तो वहां पॉपुलर होंगे। तो हम लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं तो एक आध आदमी को जरूर याद रखना होगा। तब तो अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, अपने में झगड़ा हो गया। कहीं सर आजाद के बाद कैसे झगड़ा हो गया सर? तो भारत में आजादी हुआ तो 1947 में तो भारत में दंगा ना हुआ था? पाकिस्तान हिंदुस्तान पूरा एकदम झगड़ा नहीं हो गया था? पूरा एकदम डेड बॉडी भर भर के ट्रेन में आ रहा था, जा रहा था। ये तो बड़ा मुश्किल से सनी देओल का को बचाया था। जो गदर में देखा वैसा ही सीन होगा, आइएगा है ना। सकीना को नहीं बचाया था जी। आगे पॉइंट देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ है? कहीं कि यहाँ तो मान के चलिए पाकिस्तान भारत में लड़ रहे थे, और वहां अमेरिका में कैसे लड़ गए? तो उत्तरी दक्षिण अमेरिका करके लड़ गए। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इसी समय उत्पत्ति हो रहा है, कॉन्सेप्ट अलग अलग। दक्षिणी उत्तरी राज्य के बीच हो गया। क्यों? क्योंकि दक्षिणी अमेरिका लोग कह रहा था कि दास व्यवस्था सही है, दासता के समर्थक थे कि दास रहेगा, दास का खरीद आयात निर्यात भी होगा, दास व्यवस्था रहेगा, गुलाम रहेगा। उत्तरी अमेरिका कह रहा है कि ना, दास वास वाला कुछ नहीं रहे, कोई किसी का दास नहीं, आजाद है तो सबको ही आजाद है। उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे, दासता के विरोध कर रहे थे, यह में झगड़ा हो गया है ना। गृह युद्ध का शुरुआत अमेरिका में कहां से हुआ? कैरोलिना राज्य से हुआ था। जैसे अमेरिका में राज्य, जैसे भारत में कैसे बिहार हो गया, उसी अमेरिका में कैरोलिना राज्य से शुरू हुआ था। इसी युद्ध के फलस्वरूप फिर दास प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। यानी अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हो रहा? हाँ, 1861 में, गृह युद्ध के बाद। आगे देखिए, 1863 में व्यापक रूप से अब्राहम लिंकन दास प्रथा उन्मूलन कर दिए, कहे कि दास प्रथा उन्मूलन समाप्त हो गया। क्लियर? उन्मूलन हुआ 1863, लेकिन युद्ध हुआ कौन था? तो गृह युद्ध के बाद। अब्राहम लिंकन क्या कहे कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, प्रजातंत्र का परिभाषा जनता का, जनता के लिए जनता का शासन कौन दे दिया जी? इसलिए कोई दास वास नहीं रहेगा, इन्हीं लोग सब राजा सब रहेगा। प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन दे दिया। अब गांधी जी नहीं कर रहे थे, बंटवारा में नहीं जैसे गांधी जी भूमिका निभाए। बंटवारा जब हुआ तो कहे कि इन लोगों को पैसा दे दीजिए, अर्थव्यवस्था खराब है, शुरू शुरू नया नया जब बनेगा तो पैसा चाहिए ना, पैसा दे दीजिए, और ऐसा करिए कि जिसको रहना यहाँ रहने दीजिए, जब तक वहाँ घर नहीं बना लेता तब तक यहाँ रहने दीजिए। नहीं कह रहा था, सॉरी कह रहे थे कि जब तक यहाँ वहाँ जाके घर नहीं बने तब तक रहने दीजिए, चाहे जब तक मन करे, मन है तो जाइए पाकिस्तान संग में, नहीं मन तो हिंदुस्तान में रहिए। गांधी सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, कहा जा रहे हैं, रुक जाइए यहाँ, कह रहे थे। एगो पागल आदमी खोपड़ी गरम हो गया नथुराम गोडसे के, कहा कि आप ही तब चल जाइए। वैसे देखिए अब्राहम लिंकन के मारने के लिए खोपड़ी गरम हो गया। अब्राहम लिंकन का हत्या कौन कर दिया? कहा कि दास प्रथा के अंत किए तो आपका भी अंत्य हो जाए। देख रहे हैं, 1865 में कर दिया। तब जाके अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। कब? 1865। दंगा फिर समाप्त हो गया होगा ना गांधी जी की हत्या के बाद? दंगा हो रहा होगा जी। 23 जनवरी 1948 के बाद कोई दंगा नहीं, दंगा समाप्त। यहाँ भी युद्ध समाप्त। आगे आ जाइए, नथुराम गोडसे को फांसी हुआ। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जाहिर सी बात है, संगठन भारत में 22-72 कई गो बना, तो वो बना। क्लियर है? आ जाइए, फ्रांस की राज्य क्रांति। क्या बात कर रहे हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ लीजिए। फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं, फ्रांस की राज्य क्रांति तक पढ़ लीजिए। अब 461 गो पेज है लुसेंट में, 90 दिन में पढ़ाना है, तो ना पढ़िएगा तो कैसे होगा? कम से कम फ्रांस की राज क्रांति पढ़ लीजिए आज पहला क्लास होने के नाते। तो भी क्रांति का मतलब समझ ही रहे हैं, जैसे अमेरिका में क्रांति हुआ वैसे वहां भी क्रांति हुआ, जैसे भारत में क्रांति हुआ, बस लगले घर में एक और निकाल लेते हैं, और क्या हो गया। हाँ,
फ्रांस की राज कर दे, फिर कल गरम करना पड़ेगा, इससे बढ़िया अभी घर में गरम निकल जाएगा रोटी। फ्रांस की राज क्रांति है हेडिंग। चलिए, माना जाता था जब फ्रांस का जिस समय प्रभुत्व था यूरोप में, फ्रांस इतना शक्तिशाली था कि फ्रांस को सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था, इतना भयानक था फ्रांस। और फ्रांस में भी राज क्रांति हुआ, यानी क्रांति होना ही होना, भारत में हुआ, सब देशों में लगभग हो रहा है ना। फ्रांस की राज क्रांति कब हुआ, किसके शासनकाल में? इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। हाँ, ये लो तो सामंती व्यवस्था के अगेंस्ट ही तो युद्ध हो रहा है। सामंती व्यवस्था माने कि कम लोग मिलकर ज्यादा लोग पर शासन करेंगे, है ना। कम लोग मिलकर ज्यादा लोग पर शासन करेंगे, हुक्म चलाएंगे, वो व्यवस्था फ्रांस में था। ज्यादा लोग कहे कि ना नहीं चलेगा, आप लोग शासन कर रहे हैं, राजा हैं, शोषण कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग को अधिकार दिया जाए, हम लोग के लिए संविधान दिया जाए, हम लोग के लिए बात किया जाए, ये सब नहीं चलेगा। सामंतवादी व्यवस्था नाश हो करने लगा, उहे में हो गया प्रोटेस्ट, आंदोलन हो गया, आंदोलन संघर्ष बदल गया, युद्ध हो गया। वह कौन युद्ध हुआ? 1789 का फ्रांस की क्रांति। क्लियर? अब कैसे शुरू हुआ से देखिए। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारी को क्या किया था, उससे पहले ही ऐसे ज्यादा कम लोग मिलकर ज्यादा लोग पर शासन करता था तो जेल उल में डाल के रखता था, तो जेल में डाल के रखा था 1789 ईस्वी में, उससे पहले ही। तो माने 14 जुलाई 1789 से पहले ही के डेट था जब जेल में सबको बंद कर करके रख लेता। कौन बंद करके रखा? सामंतवादी की ज्यादा लोग थे, वो लोग सामंतवादी बंद करके रख लेता। अब इन लोग जो है ना, जब सामंतवादी रखबो किया जेल में और कहीं स्टेज पर बढ़ चढ़ के बोलियो रहा है, भड़कीला एकदम पूरा भाषण दे रहा है, कुचल के रख देंगे, मसल के रख देंगे, है ना, बड़ा बड़ा बात कर रहा है सब। कहा कि अरे भाई जेलों में रखा है, बोलियो रहा है, और ज्यादा नहीं लग सिर से पानी ऊपर चढ़ रहा है, इसीलिए व्यवस्था समाप्त करेंगे। तो क्या किया कि जेल का फाट के तोड़ दिया, सब तोड़ के थाने के हथियार लूट लिया, लूट के और चल दिया कि अब जय अच्छा है। वह शुरू हो गया। जैसे मंगल पांडे को कह रहे थे कि गोली चलावे करो, और कह रहा था कि नहीं, गाय और सुअर के चर्बी से बनल कारतूस है एनफील्ड राइफल, हम नहीं चलाएंगे, गाय के सुअर के चर्बी मुंह से नोच नहीं सकते हम। अब ह्यूसन और बाघ अंग्रेज अधिकारी था, कह रहा था कि ना चलावे करो, तो नोच के भर के दोनों को मार दिया किलो, तो शुरू हो गया। उसी प्रकार से शुरुआत बड़का मैटर से नहीं, छोटे मैटर से हो रहा है। देखिए 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के राजगिरी, बास्तिल जगह है फ्रांस में, राजगिरी माने कारागिरी, कारागिरी माने समझ रहे हैं, जेल के फाटक को तोड़ दिया और बंदी लोग सब मुक्त कर दिया अपने आप को, सबके बंदी लूट के आंदोलन शुरू कर दिया। का 14 जुलाई को उसी समय से राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रांस में। पॉइंट क्लियर हुआ? शुरुआत देख लिया आप। जब उन लोग निकला तो नारा देने लगा, जैसे मंगल पांडे जब गोली चलाए तो नारा दे दिए कि मारो फिरंगी को, हल्ला बोल कर दिए, पूरा सेना सब सैनिक निकल गया, सैनिक निकल करके सब एकदम मोर्चा संभाल लिया। उसी प्रकार से सब निकले तो नारा दिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। कहा कि समानता सब में लाया जाए, कोई सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगा, सब कोई समान है, कोई छुआछूत नहीं रहेगा, कोई सताया शोषण नहीं किया जाएगा, स्वतंत्रता दिया जाए, भाईचारा बनाया जाए, ये सब नहीं चलेगा, यह चलेगा समानता, माने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। शुरुआत हो गया। और जो लोग फेवर में सब कहते हैं, चला आगे आ जाइए। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। राष्ट्रवाद पहली बार अभिव्यक्ति जो आया है फ्रांस में। राष्ट्रवादी माने समझ रहे हैं? हाँ, देश के प्रति सकारात्मक सोच एकदम रखता हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जब बात आता है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, सब एक साथ कहता है कि पाकिस्तान साफ हो, नहीं करने लगते हैं। सबको एकदम एक हो जाता है कि पाकिस्तान, मैच होने लगता था और ज्यादा, कोई के चेन्नई के फैन हो चाहे आरसीबी के हो, अगर कोहली खेल रहा तो कोहली चले, हाँ लेकिन चले। सीएसके के फैन भी कोहली को चलाने के लिए मनाएगा कि आज चले पाकिस्तान के खिलाफ, करेगा ना जी। तो वही राष्ट्रवाद है,
अनेक विविधता है, भारत इसीलिए तो विविधता में एकता का देश है कि विविधता अनेक है। तो फ्रांस में वही कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली बार फ्रांस में अभिव्यक्ति हुआ, माने अनेक वैरायटी है लेकिन सब राष्ट्रवाद के नाम पर सबको एकजुट हो गया। ठीक है, चलिए अभी सबका बीजेपी वाला के कहता, बीजेपी वाला अपने आप को कहता कि हम लोग राष्ट्रवाद हैं, राष्ट्रभक्त हैं हम लोग, बाकी सब राष्ट्रद्रोही है। अरे कुछ लोग सोचता है अपने आप में देश के बात है तो हम लोग खाली आते हैं, अब विरोध करता है विपक्ष वाला। ये देखिए अब अपना अपना तरीका है, सब राजनीति एजेंडा है। पॉइंट क्लियर है, मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है। नहीं लग रहा कि सामंतवादी बात एकदम कह ले कोई। कोई नहीं चलेगा, हिटलर वाला व्यवस्था चलेगा, ये कह रहा है, हिटलर टाइप के आदमी है ये। मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है। कौन कह रहा? लुई 14वां कह रहा है मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है, कुछ नहीं चलेगा, तुम लोग हल्ला करो लेकिन वह चलेगा। हाँ पूरा एकदम खतरनाक, एकदम मोनोपोली, तानाशाही। हाँ लुई 14 नाम पड़ा मैंने कि रखा गया, विक्रमादित्य सिक्स नाम कैसे पड़ा भारत में, वैसे हुआ है। लोग उपाधि धारण के हो गए, 1 2 3 4 कंटिन्यू। और क्या, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट आ जाइए, वर्साय के शीश महल का निर्माण कौन करवाया है? ऐसे बात बहुत सारा भारत में कैसे बहुत सारे शासक ताजमहल बनवा रहे हैं, तो दिल्ली का लाल किला बनवा बने बना उसी प्रकार से का वर्साय को फ्रांस की राजधानी भी कौन बनाया था? राष्ट्र की समाधि वर्साय की भड़कीला दरबार था, माने यहीं से राष्ट्र की समाधि बनना शुरू हुआ। ये लोग ना बढ़ चढ़ करके बोलता वर्साय में, ना उन लोग दीवार तोड़ता, ना प्रोटेस्ट होता, ना ये सब बर्बाद होता। यानी राष्ट्र की समाधि बनने का कारण कौन है? वर्साय का भड़कीला दरबार। वहीं बढ़ चढ़ करके बात बोल दिया है ना, हार्टली ले लिया इन लोग। आगे देख लीजिए, नहीं मान के 2 गुट में मारा पीटी होता है, फटाफटी नहीं होता, कि कोई बात नहीं, बोला था ठीक है लेकिन माँ को गाली क्यों दिया, माँ को गाली क्यों दिया, करने लगता है ना, इसीलिए मारने पीटने लगता है। ये तो यहाँ हुए हो रहा है, देख रहे हैं ना, भड़कीला दे रहा, बड़का बड़का बात बोल दिया होगा। आगे देखिए, और लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दिया गया। ये क्यों नहीं दिया जाएगा सर? जैसे कुछ लोग होता है ना कि जानबूझ करके मरवा दिया जाता है, मार दिया गया लुई 16वां को, देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दिया गया ताकि लोग शांत हुए, लेकिन कोई शांत हुए वाला है? जब तक नहीं आजाद करिएगा, लाइए स्वतंत्रता समानता बंधुता। पहले फ्रांस में एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे धार्मिक कर था, टैक्स था, चर्च को देना पड़ता था। सच लोग जो था ना वो सबसे लेते थे टैक्स। चर्च धर्म आने वाला, हाँ चर्च को देना पड़ता था, माने कि जो धार्मिक कर था ना टीथे, जो वहां चर्च लोग भी तो रहते थे, तो उन लोग के देना पड़ते थे, ईसाई लोग के। ईसाई के है और का फ्रांसीसी क्रांति, वाल्डेयर देख रहा है, माने मूल भूमिका निभा रहा है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो ज्यादा योगदान दिए, समझ में रहा बात? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्डेयर फ्रांसीसी क्रांति में योगदान ज्यादा दिए, सर्वाधिक योगदान रहा। वाल्डेयर चर्च का विरोधी था, इन लोग टैक्स ले रहा है, ऐसे ले रहा है, समर्थक से कोई लेगा? चर्च के विरोधी था ये। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था, प्रजातंत्र चाह रहा था, चाहिए रहा था भाई, आंदोलन इसीलिए ना हो रहा कि प्रजातंत्र है कि सामंतवादी समाप्त हो। आप देखिए एक से एक आदमी कह रहा 100 चूहों की अपेक्षा सिंह का शासन उत्तम है। ये कौन कह रहा? 100 चूहों की अपेक्षा सिंह का शासन। स्टेटमेंट किसका? स्टेटमेंट पूछ सकता है डायरेक्ट, लगे कि ना इसका नहीं होगा लेकिन इसी का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक कौन लिख रहा? रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश कौन लिख रहा? स्वतंत्रता संघर्ष में 2-4 किताब ना लिखा है तो वैल्यू है, किताब लिखावे करेगा फिक्स है, चाहे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष चाहे कहीं हो। ये वाला देखिए बिहार टीचर वाला में पूछा था टीआरई 3 में, विश्व इतिहास बिहार टीआरई 4 का भी सिलेबस है। आधुनिक भारत प्लस विश्व इतिहास पूछेगा।
कानून की आत्मा, द स्प्राइट ऑफ लॉस। डायरेक्ट कहा था कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसमें दिया गया है, तो इसी पुस्तक में दिया गया है। मैंने इसी से रिलेटेड पूछा था, श्योर है, मॉन्टेस्क्यू किया था। इसमें सरकार के 3 गो अंग बताया। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू 3 गो सरकार के अंग बताया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अलग अलग रखने के विषय बताकर शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का घोषणा कर दिया। भारत में अभी लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। लोकतंत्र का 4 स्तंभ, ये तीनों तो ही है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, मीडिया। माने भारत में लोकतंत्र के क्या स्तंभ है? 4 स्तंभ है। अब देखिए, कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका, ये तो नामे से एकदम झलक रहा है कि न्यायपालिका का काम है न्याय देना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब आता है, इसमें न्यायपालिका व्यवस्था आता है, यही ना। अब देखिए, विधायिका का काम है नियम कानून बनाना, इसमें संसद और विधानमंडल आएगा। हम दो हमारे दो कौन बनाएगा? संसद बनाए चाहे विधानमंडल बनाए, लेकिन विधायिका ना बनाएगा। अगर कोई हम दो हमारे दो के अगेंस्ट में न्याय हो, विवाद हो गया कुछ, तो न्याय कौन करेगा? और हम दो हमारे दो, कानून बनाने का काम है विधायिका का और चलवाने का काम है। इसमें समस्त मंत्रिमंडल, पुलिस प्रशासन, राष्ट्रपति शामिल होते हैं। कार्यपालिका में 2 भाग होगा, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी में हो जाएगा सब पुलिस प्रशासन सब, और अस्थायी में जो मंत्रिमंडल 5 साल के लिए ना, तो मंत्रिमंडल और पुलिस प्रशासन, राष्ट्रपति सब कार्यपालिका होता। कानून बना दिया कि बुलेट पर 3 आदमी एक साथ बैठेंगे, कौन बनाएगा? हाँ, विधायिका। अब एक आदमी जो है से कि एक उसको चेक किया, चेक करके पुलिस प्रशासन का कि नहीं, ये 3 गो से ज्यादा बैठल था, तो कौन करेगा चेक? कार्यपालिका के न्यायपालिका? कार्यपालिका ना नियम को चलवाएगा जी, कि 3 गो से ज्यादा नहीं। तो अब देखिए, मैटर चला गया विवाद में, जो बैठा लोग कह रहा है कि एगो 10 साल के था, 2 5 साल के था, तो ये 3 गो जोड़ा जाएगा। चल गया कोर्ट में मैटर, कहेगा 2 गो 3 गो जीव होता है, 5-5 केजी के हो तो मतलब नहीं है। 3 गो जीव से ज्यादा, 3 गो आप आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। वो छोटा राजपाल यादव रहेगा तो तुम ज्यादा बैठाएगा, ये कौन क्लियर करेगा? न्यायपालिका। तो ये तीनों का अलग अलग की बात किया है, कौन बात किया? बात, अरे भाई लिखा है कौन? मॉन्टेस्क्यू। एक ऊपर एक चर्चा किए थे ना हम लोग। फ्रांस की क्रांति का सबसे नारा महत्वपूर्ण क्या था? समानता। कोई नहीं चलेगा सामंतवादी, सबको समान दिया जाए। जो मध्यम वर्ग सब आगाज किया था, जैसे जगदेव बाबू नारा दिए थे, 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। सामंतवादियों के खिलाफ व्यवस्था, माने सामंतवादियों के खिलाफ थे। उसी प्रकार से यहां देखा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग आगाज किया। तो जगदेव बाबू मध्यम वर्ग में थे, वैसे ही मध्यम वर्ग आगाज किया। क्लियर है? स्वतंत्रता और बंधुता भी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता भी आजाद करिए, और बंधुता भाईचारा बहाल किया जाए। चलिए आगे आ जाइए। ये कौन कितना % जाति लोग था वो सब जरूरी ना है। फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे। माप तौल की दशमलव प्रणाली कौन देश का देन है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक फ्रांस में किसको कहा जाता? अब देखिए, नेपोलियन का जन्म, बढ़िया आदमी, माने बहुत पॉपुलर आदमी है, इसीलिए बढ़िया आदमी हो चाहे खराब आदमी हो, लेकिन पॉपुलर है, विश्व प्रसिद्ध आदमी है, इसलिए इसका जन्म कम से कम 1769 में कहा? कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप में हुआ था। अगर जगह पूछे तो अजासियो, कोर्सिका द्वीप का राजधानी अजासियो था, है ना। तो वहीं इसका जन्म हुआ था नेपोलियन का। कारण कि नेपोलियन फ्रांस के था, फ्रांस के क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था?
कार्लो बोनापार्ट। अब समझ सकते हैं कि नेपोलियन ब्रिटेन से सैनिक अकादमी का शिक्षा लिया था। पैसा कौड़ी की कमी रहा होगा क्या? जो आदमी ब्रिटेन जाके पढ़ रहा है, सैनिक ट्रेनिंग ले रहा है, कमी होगा जी? बढ़िया बढ़िया सेना पर भारी अकेले पड़ेगा, कहाँ से ट्रेनिंग लेके आया? जो सुई के नोक पर हथियार से निशाना लगाया हो, उसको आदमी को मारने में दिक्कत है? आइए आगे। आगे पॉइंट देख लीजिए क्या है। सब जरूरी नहीं है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको मानते हैं? और नेपोलियन सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। क्या तुम लोग खाली व्यापार करो, बनिया है जी? कौन कह दिया? नेपोलियन पहली बार इंग्लैंड को कह रहा। हाँ, कारण कि उन लोग जेने तेने उपनिवेश बना के व्यापार करता था ना, यहाँ से कच्चा माल, वहां से कच्चा माल ले जाता था, अब औने पौने दाम में खरीद के ले जाता, वहां बना के फिर बाजार में ले जाकर बेच देता ब्रिटेन। नेपोलियन भारत का फेवर लेता था। तब ना टीपू सुल्तान से मिला था नेपोलियन, टीपू सुल्तान से मिला था। टीपू सुल्तान नेपोलियन से फ्रांसीसी से मिल गया था, जैकोबिन क्लब का मेंबर था, जो फ्रांसीसी के द्वारा संचालित होता जैकोबिन क्लब। अंग्रेज के खिलाफ सब था फ्रांसीसी, और टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसी, दोनों मिल गया था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से मिला था क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ टीपू सुल्तान भी था। आगे आ जाइए। ट्राफलगर का युद्ध 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। इसका मतलब कि इंग्लैंड के विरोधी नेपोलियन और भारत भी इंग्लैंड के विरोधी, तो भारत का समर्थक हो जाएगा ना नेपोलियन। अरे भाई, भारत के दुश्मन कौन? खाली पाकिस्तान है? उस समय के बात कर रहे हैं। भारत का दुश्मन कौन? इंग्लैंड, है ना? और नेपोलियन का दुश्मन कौन? भारत का दुश्मन इंग्लैंड। तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त, तो नेपोलियन भारत का अल्टीमेटली दोस्त। आगे आइए। नेपोलियन कानून का संग्रह तैयार कराया, मैंने एक तरह से संविधान का एक तरह से बनाया, संहिता बनाया, कानून का संग्रह तैयार कराया, जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। कानून का संग्रह कराया है ना, बहुत सारा फेर बदल किया, बनाया। नेपोलियन नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथ तो पूरी तरह से पराजित हो गया, लेकिन अगला बार जब हुआ तो नेपोलियन हार गया। केकरा से हार गया? नेल्सन, ब्रिटेन से। आगे आ जाइए। बाद में फिर देखिए नेपोलियन को क्या किया। 1813 में नेपोलियन को बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया। क्लियर? अंग्रेज लोग बंदी बना रहा है भाई। अब कहिए कि अंग्रेज अकेले बना रहा है, तो यूरोप में कई वो लोग मिल गया फिर, कारण कि अकेले बस के बात नहीं था अंग्रेज का, बहुत सारा देश साथ देने लगा। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना, मित्र राष्ट्र मैंने समझ रहा हूं, उसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, फ्रांस कैसे हो जाएगा? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, देखिए मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र बाद में कॉन्सेप्ट होगा, जब पहला विश्व युद्ध शुरुआत होगा, दूसरा विश्व शुरू होगा, तो है ना। यहाँ कह रहा कि मित्र राष्ट्रों की सेना नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। बाद में जो है ना, फ्रांस मित्र राष्ट्र के ओर से लड़ेगा। आगे पढ़िएगा आगे चल करके कि पहला विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र मेन जर्मनी था, जर्मनी, इटली, तुर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया एक तरफ था, और धुरी राष्ट्र के बाद जो मित्र राष्ट्र बता, जरा में फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान था। तो बाद में मित्र राष्ट्र के साथ लड़ेगा फ्रांस, लेकिन नेपोलियन के समय नहीं, है ना। वही देखिए कह रहा है कि अंततः मित्र राष्ट्र की सेना ने नेपोलियन को 1815 में बंदी बना लिया, वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया, और बंद बना करके भेज दिया सेंट हेलेना द्वीप पर। बाद में वहीं पर उसका मृत्यु हो गया। किसका? नेपोलियन का, है ना। मित्र राष्ट्र की सेना इसको बंदी बनाया, युद्ध किया, हराया है। नेपोलियन लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। कहता वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम में, बाहर खींच दी, लिख दी बेल्जियम। वाटरलू जो युद्ध हुआ कहाँ है? बेल्जियम में। नेपोलियन के पतन का कारण क्या रहा? तो उसका रूस पर आक्रमण। मित्र राष्ट्र में मेन था रूस भाई,
और उस पर पहले तो ब्रिटेन पर आक्रमण कर भी किया था, रूसों पर आक्रमण कर दिया, कहेगा अरे कानून के नहीं, उसको हटाओ, है ना। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी इससे पहले यूरोप में फ्रांस के प्रभुत्व माने चलती चलता था, दबदबा था। इससे पहले छींकता था फ्रांस, तो पूरा जब सर्दी होता था फ्रांस को पूरा यूरोप छींकता था, लेकिन उसका दबदबा क्या हो गया 1815 में, फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया। आगे हम लोग का इटली का एकीकरण है, जिसका हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे। करंट अफेयर अभी पढ़ाने वाले, जस्ट आप लोग के पढ़ाएंगे, है ना। तो इटली के एकीकरण की चर्चा हम लोग कल करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ तक ऑब्जेक्टिव लुसेंट से बना लेंगे और पढ़ लेंगे जो हम टिक लगवाए हैं, तब आएंगे, ताकि कल हम पूछें तो आप लोग तड़ातड़ जवाब दें, है ना। थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा रेगुलर, तो ही टिक होगा। जीएस किसी का बपौती नहीं होता, आज पढ़िए कल भुला जाइएगा, परसों फिर छोड़ दीजिएगा, भुला जाइएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब दिन पढ़ते रहना होगा। यह में कैसू काम चलाना है, विद्वान नहीं बनना है। जितना संसाधन कम है उकरे में समझिए ज़्यादा है, जितना है उतना ही समझ करके आपको पढ़ना है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव बताइए दिए पढ़ने के लिए, है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यकीन मानिए अगर आपका फिजिकल उजिकल ठीक है तो बिहार पुलिस बनने से कोई नहीं रोकेगा। और भाई इतना जल्दी जल्दी इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी देता है कहीं, इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी, आपका नौकरी हो जाएगा। और यकीन मानिए नौकरी हो जाएगा तो आपका समाज में रुतबा, नाम, सब कुछ हो जाएगा। गांव में अभी वो पुलिस माने पुलिस समझते हैं, ई नाम मतलब रहता है कि पुलिस माने छोटा है कि बड़ा है। दरोगा है तो समझिए कि बड़ा का पुलिस है गांव घर के लिए। आईजी, एसपी, डीएसपी सब तो डीआईजी कोई मतलब है नहीं समझता है गांव में। पुलिस अब बन जाइएगा तो पुलिस खाली फेमस हो जाएगा, पुलिस पुलिस। आओ ना तो भाई भतीजा ई लतन सा ऊपर चढ़ा के कलर ऐसे करके कहेगा, ऐसे चलेगा, गाड़ी पर लिखवा लेगा पुलिस, नौकरी होगा तब ना जी। बिना नौकरी के और दो चार को आदमी फेंकने भी लगता है, कहे कि ऐसे कहेगा कि हमारे यही पोस्टिंग है मोड़िया पर, कोई गाड़ी पकड़ेगा तो कहना छोड़वा देंगे। कोई बोलेगा ऐसे करके, कोई बोलेगा? हाँ, इतना गोली चलवा देंगे कि खोखा बेच के अमीर हो जाएगा, ऐसे कह देगा, मारेगा दंसक बोली। तो वैसे नहीं करना, अभी आप लोग पुलिस बने नहीं है, इसीलिए अभी सब गुमान में नहीं रहना है। ऐसे फेंकने लगता है और वह मान के चले गाड़ी पकड़ा गया, उसको कहिए कि भाई देखो ना पकड़ा गया, तो पहले कह ले रहे तो बातों था, 2 दिन पहले ट्रांसफर हुआ उनका। अरे भाई जब पकड़ा गया तभी ना कहेंगे, अब ट्रांसफर से पहले हम पकड़वाने जाएंगे वहाँ, काम लगा तो कहें पहले से बड़ा फेंकते चल रहा था, खोखा बेचवा के अमीर हो जाएगा, अब अभी तक छोड़वा ही नहीं रहा। आप लोग पुलिस बने नहीं, लेकिन समझिए उस हिसाब से सोचिए, रिटर्न निकलेगा तभी आप दौड़ निकाल पाइएगा, न तो कितना हूँ धावक है, रिटर्न नहीं निकलेगा धरल के धरल रह जाएगा सब होशियारी। इसलिए पहला फोकस रिटर्न, और सवेरे आधा घंटा कम से कम अनुलोम विलोम तनी मनी एक्सरसाइज यहाँ पर पचाई चोई रहिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा कम से कम, ताकि जैसे ही एग्जाम हुआ बढ़िया गया, लग जाए एकदम रणभूमि में कूद जाए। थोड़ा सा मैंने अभी अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं, 3 महीना के तो बात है भाई, 3 महीना के बाद आराम करिएगा ना, अभी कोई छुट्टी छाटी भी नहीं है। 3 महीना बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, बिहार पुलिस अब बन जाइएगा। अब देखो ये कि बहुत पुलिस दरोगा बना है, 1275 में बहुत पुलिस जब दरोगा बना है, तो आप लोग की तो तैयारी उन लोग से बढ़िया है, तो और जल्दी आप लोग भी दरोगा बन सकते, ऐसा थोड़े है भाई चक्कर मारे खाली दरोगा भरेंगे। उम्र है ठीक ठाक, ताने मनी हाथ पर है, लग जाइए बिहार पुलिस में, हो जाएगा। अगर दरोगा बनते रहिएगा, एगो ले तो लीजिए, लेके रिजाइन मारिएगा, उसके बाद दूसरा रहेगा। अब 8वां वेतन लागू होगा तो समझ रहे हैं जी, पैसों मिलेगा, 2 घंटा के अंदर घरे कहीं ड्यूटी रहेगा, तो चाहे होली हो चाहे दशहरा हो दिवाली हो, 2 घंटा के अंदर घरे, बस खाली जा रहे हैं सर, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो दोस्त यार के बोल देगा कि बोलना, जब चेक इन में आएगा तो फोन करना, आ जाएंगे। ये जैने तो थे बजरिया में और है घर, 2 घंटा के अंदर घरे पहुंच जाइएगा। नौकरी बिहार वाला, बिहार है ना, हिमाचल प्रदेश में सेव सस्ता मिलेगा 20 रुपए किलो, लाते लाते खराब हो जाएगा, टमाटर खाएंगे, सेव नहीं खाएंगे, लेकिन ताजा रास्ता में बुलेट पर टांग के 2 प्लास्टिक ले जाएंगे टमाटर, ये ना होगा भगवान है जी। तो बिहार पुलिस आपका नौकरी होने वाला, ठीक है। इसलिए 1 मिनट आप ज्यादा नहीं, बस हो गया, करंट पढ़ा दे।